हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। कम से कम 20 गो ऐसा सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे दोस्तों, जो आपके प्री बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम जो आपका कल होने वाला है 11 दिसंबर को, उसके लिए, और आपका जो 2025 का फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के प्रश्न होंगे, और एक तो आपका मैप से सवाल होगा, क्योंकि आपको लगभग इसी पैटर्न पे सवाल पूछा भी जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवाल का वीडियो। तो अब पहला सवाल देखिए, पहला सवाल दिया गया है कि रिंडरपेस्ट से क्या तात्पर्य है। रिंडरपेस्ट से क्या तात्पर्य है दोस्तों। ठीक है, तो रिंडरपेस्ट क्या है। तो देखिए रिंडरपेस्ट क्या है, तो पशुओं में प्लेग की बीमारी है। ठीक है, रिंडरपेस्ट सिंपल सा आप समझ लीजिए कि पशुओं में एक प्लेग की बीमारी है, उसको रिंडरपेस्ट कहते हैं, जिससे 1890 के दशक में हजारों में अफ्रीका के पशु मर गए। ठीक है, अफ्रीका में ये फैला हुआ था रिंडरपेस्ट, और इसमें 1890 के दशक में बहुत सारे पशु मर गए, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। क्योंकि देखिए अफ्रीका जो है आपका एक गरीब कंट्री है, ठीक है, गरीब कंटिनेंट है, और वहाँ पर कह सकते हैं आपकी आजीविका का साधन मुख्य रूप से क्या है, पशु है। पशु और वन, पशुओं और पशु के जो उत्पाद होते हैं वही उसी को बेचकर वहाँ के व्यक्ति लोग जीवन यापन करते हैं। तो रिंडरपेस्ट यही था, और इससे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। सेकंड सवाल देखिए क्या बोला कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ पर हुई। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इसी टाइप का पूछा जाएगा। तो देखिए औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योगों के द्वारा, उद्योगों के लिए किया गया क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। तो देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, तो ब्रिटेन में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया था। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, इसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, तो तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, जो शीघ्र ही यूरोपीय देशों से होते हुए पूरे विश्व में फैला। और औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस लिए किया गया था, तो वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ शुरू हुआ था। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में शुरू हुआ, और सबसे पहले वहाँ इसलिए हुआ क्योंकि पुनर्जागरण का काल चल रहा था। पुनर्जागरण सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो तीसरा सवाल देखेंगे, घरों में उपयोग किए जाने वाले दो ऊर्जा संसाधन के नाम लिखें। तो घर में हम लोग कौन सा ऊर्जा संसाधन का उपयोग करते हैं, तो एक तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, फिर प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का उपयोग करते हैं, एलपीजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, सीएनजी भी प्रयोग कभी कभार कर लिया जाता है। उसके बाद केरोसिन का प्रयोग करते हैं और कोयला का, बाकी बाकी है लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो WC बनर्जी, और इसके स्थापना करने का श्रेय जाता है तो अंग्रेजी अधिकारी थे, अवकाश प्राप्त अधिकारी थे A.O. ह्यूम, तो वही इसका स्थापना किए थे। और स्थापना इसका किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। ठीक है, बम्बई में किया गया था, और इसका इसलिए किया गया ताकि अंग्रेजों को लग रहा था कि एक ग्रुप बना दिया जाएगा और इस माध्यम से क्रांतिकारियों पर थोड़ा बहुत अंकुश रखा जा सकता है, लेकिन बाद में यही कांग्रेस जाकर उसके लिए खतरनाक साबित हो गया। चलिए अब आते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल बोला है, लोकतंत्र की कोई दो चुनौती लिखिए। लोकतंत्र, तो आपको पता है कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था क्या है, लोकतंत्र है, जिसको अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दिया था। तो देखिए लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौती, देखिए लोकतंत्र एक जादू का छड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सारा चीज लोकतंत्र से अपेक्षा नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ तो चुनौतियां उसका भी है और कुछ कुछ खामियां उसका भी है। तो लोकतंत्र की हम लोग चुनौती देखने वाले हैं। पहला है बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, जैसे वर्तमान गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना, और एक संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने का एक बड़ा चुनौती है। सेकेंड जो चुनौती है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार की चुनौती। तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत को सभी क्षेत्रों, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्था में लागू करना शामिल होता है। इसमें स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाई के लिए संघ के सिद्धांत को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना भी एक शामिल है। देखिए अब सिंपल तरीके में आपको समझाया जाए तो लोकतंत्र की बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें दो चुनौती बोला था। तो पहला बोला बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, मतलब कह तो दिया जाता है लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का शासन है, पर गरीब को इसमें कभी भी हक सही तरीके से मिल नहीं पाता है, और समाज के अंतिम तबके तक सारी चीज़ की पहुँच नहीं हो पाती है। दूसरा है कि एक आप कह सकते हैं कि भाई भतीजावाद का परंपरावाद बहुत ज़्यादा चला। आप देख सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई एक मेन नेता था तो उसका कितना, उसका रिलेशनशिप वाला सारे कोई खड़ा हो गया चुनाव में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये सब लोकतंत्र का एक सही तरीके से स्थापना करना बहुत ही मुश्किल का काम है। ये सबसे कागजी बातों पर, धरातल पर इसका कोई लेना देना नहीं होता है।
अब आगे देखते हैं मुद्रा को परिभाषित करें। तो मुद्रा का अर्थ होता है धन दौलत जिसके इर्द गिर्द सारी आर्थिक गतिविधियां घूमती है, यानी कि मुद्रा जो है वो लेन देन का एक माध्यम है, ठीक है। मुद्रा वस्तु के विनिमय का एक माध्यम है। आगे देखें उदारीकरण। उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। तो उदारीकरण क्या है, तो सरकार द्वारा अवरोध और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण, यानी सरकार जैसे कोई प्रतिबंध लगा हुआ है और सरकार अगर उसको हटा रहा है, ठीक है, तो हटा रहा है और प्रतिबंध जो भी लगा था हटाने की प्रक्रिया लिबरलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि उदारीकरण हो जाएगा। और उदारीकरण के बाद व्यापारी मुक्त रूप से निर्णय ले सकते हैं और उनका आयात निर्यात क्या आयात और निर्यात करना, यानी कि सरकार जब क्या करेगी, प्रतिबंध हटा देगी, तो जो व्यापारी होगा वो ऑटोनोमस हो जाएगा, और ऑटोनोमस जब होगा तो वो आराम से निर्णय ले सकता है कि उसको क्या आयात करना और क्या निर्यात करना है। आगे व्यापार पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाएगा। विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने भारत में स्थापित कर सकती है। इसलिए उदारीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने भी विदेशी कंपनी है अपना कार्यालय और कारखाने जब भारत में स्थापित कर देगी तो सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा सारा चीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छा है उदारीकरण। अब अगला सवाल देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि समझ लीजिए आप कि जब पूरा विश्व एक साथ जुड़ जाता है, ठीक है, विश्व जो है एक साथ जुड़ जाता है, चाहे वो जिस स्थिति से जुड़े। कहने का मतलब कि बाजार के माध्यम से जुड़ेगा, जैसे कि प्रसा के साथ हुआ था, जोलवेराइन जो बनाया गया था, जोलवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी। तो उसी तरह वैश्वीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा विभिन्न देश के बीच परस्पर संबंध की भावना का संचार होता है, और वैश्वीकरण की भावना से वैश्विक आधार पर तीव्र एकीकरण के वातावरण निर्मित होती है। भले दो देश कितनों भी प्रॉब्लम में रहेगा, दो देश का आपसी संबंध खराब हो, लेकिन व्यापारिक संबंध जो अच्छा होता है यह वैश्वीकरण के लिए लाभदायक होता है। और वैश्वीकरण इसलिए लाभदायक है क्योंकि बहुत सारे देश का जो माल मटेरियल होता है या आप कह सकते हैं वस्तु होता है वो एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व परस्पर काफ़ी निकटता अनुभव करता है। आप देखिए कितना सामने है कोई भी देश एक दूसरे के, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे तो जिस भी माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हुआ तो उसको वैश्वीकरण का संज्ञा हम लोग दे सकते हैं। और सभी देश विश्व परिवार के सदस्य के समान हो गए हैं। वैश्वीकरण द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित उपलब्धियां विश्व को परिलक्षित हुआ है, मतलब हासिल हुआ है। तो पहला क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का विकास हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती है जो एक से दूसरे देशों में काम करती है। आगे प्रौद्योगिकी का नया नया आविष्कार हुआ है। फिर संचार और परिवहन के साधन का विकास हुआ है। जब दो देश एक दूसरे के पास आए तो किस लिए आए होंगे, तो संचार और परिवहन का साधन विकास हुआ होगा, तभी तो एक दूसरे के पास आ पाए होंगे। अगला है, ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए ब्रिटेन के महिला कामगार, ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन एक ऐसा मशीन था जो परंपरागत तकलीफ पर काम होता था और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर देता था। तो स्पिनिंग जेनी मशीन के ऊन की कटाई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी, ठीक है, ऊन का कटाई का तेज कर दिया, तो जिससे जितना भी महिला वहाँ काम करती है सब तो बेरोजगार हो जाएगी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक ही समय में अनेक मजदूर का काम कर लेते थे। इसके कारण मजदूर की मांग क्या हुई, घट गई। बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त थी। कहने का मतलब यह था कि नया प्रौद्योगिकी आ रहा था तो महिलाओं का काम छीना जा रहा था, इसलिए महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन का क्या किया, तो विरोध किया, और इसका आविष्कारक जो थे वो जॉन के थे। देखिए आगे बोला गया कि जब ऊन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथ से ऊन की कटाई कर रही थी वो काम से उसको हटना पड़ा। जाहिर सी बात है हटना पड़ेगा। इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया, और स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, ठीक है। और इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का काम जो है वो छीना जा रहा था। अब अगला सवाल देखेंगे, भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखें। देखिए 2025 में भी आपका ये सवाल रिपीट हो सकता है और इसी टाइप के पैटर्न पे सवाल बनेगा भी, ठीक है। सवाल इसी टाइप के पैटर्न पे बन सकता है। कोई भी फसल दिया जाएगा और उसे उगाने के लिए भौगोलिक परिस्थिति को लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या है कि एक खाद्य फसल बोला है तो हम लोग गेहूँ ले लेते हैं। तो गेहूँ भारत की एक मुख्य खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा चाहिए। भौगोलिक दशा यानी कि फिजिकल कंडीशन क्या है, तो गेहूं बोने और काटने के समय अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। जब गेहूं को बोएंगे और जब काटेंगे तो दोनों का क्या होगा, जलवायु अलग अलग चाहिए। बोने के समय कम तापमान और काटने के समय अधिक तापमान चाहिए। औसतन 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है। वर्षा का बात किया जाए तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है, काफ़ी ज़्यादा है। और इसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी और काली मिट्टी, ठीक है। ऐसे काली मिट्टी तो कपास के लिए इंपॉर्टेंट है, पर काली मिट्टी यहाँ गेहूँ के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। अगला सवाल देखेंगे, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है।
राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए राजनीतिक दल दो टाइप से होते हैं, एक क्षेत्रीय दल होता है और एक वो राष्ट्रीय दल होता है। जैसे आप बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, ठीक है, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ये सब क्या है, तो ये सब आपका राष्ट्रीय दल है। आप क्षेत्रीय दल में आप ले सकते हैं जेएमएम ले सकते हैं, आजसू ले सकते हैं, ठीक है, ये सब आपका हो गया क्षेत्रीय दल। तो देखिए राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है, ठीक है, सिंपल सा एक क्या है, ग्रुप है राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ता है और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, ठीक है। राजनीतिक दल क्या हुआ, तो एक लोगों का एक समान विचारधारा वाला ग्रुप है जो चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहता है और समूचे राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर कुछ नीति और कार्यान्वयन तय करता है और सबके लिए क्या अच्छा है इसके बारे में सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए राजनीतिक दल लोगों को एक समझाने का प्रयास करता है कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। अब देखिए जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने आएगा सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो लाएगा और मैनिफेस्टो में ये बताएगा कि हम क्या करना चाहते हैं देश के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार लोगों के समान जो ये होते हैं, भावना होते हैं, समान जो उद्देश्य होता है सबका, तो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं। और इसका मेन काम है चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल कर जनता के लिए कुछ लाभकारी कानून को बनाना। अब आगे देखते हैं लोकतंत्र किस प्रकार एक उत्तरदायी शासन है। देखिए लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था है, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र में जो भी सरकार आएगा, ठीक है, जो भी सरकार आएंगे उसका दायित्व बनता है कि वो क्या करे, लोगों के लिए ही काम करे। इसलिए कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, एक उत्तरदायी शासन है। क्या लिखा हुआ देखते हैं कि लोकतंत्र का केंद्र बिंदु जनता होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि लोकतंत्र में सर्वोपरि कौन है, तो जनता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या बोला गया था कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में क्या है, सब तरफ तो जनता ही आ रहा है, ठीक है, यानी जनता चुनाव में भाग लेती है और अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता अगर चाहे तो किसी भी सरकार को मतलब मजबूत से मजबूत सरकार को उखाड़ कर फेंक सकती है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जनता है, तो जनता के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी सरकार ये समझ रहा है कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए और अपना पैकेट भरने के लिए अगर हम शासन में आते हैं, तो जाहिर सी बात है अगले 5 साल के चुनाव में उसको दिखा दिया जाएगा। तो प्रतिनिधि जो चुनाव मतलब प्रतिनिधि चुनती है और आपस में मिलकर सरकार बनाती है। जैसे आपस में कई बार तो ऑटोनोमस सरकार बन जाएगा और कई बार जब बहुमत नहीं मिलता है तो बहुमत सरकार, ये गठबंधन सरकार बनता है। अतः प्रत्यक्ष रूप से शासन की बागडोर जनता के हाथ में होती है। मतलब हम लोग चुनकर प्रतिनिधि तो भेज देते हैं, कानून बनाने के लिए विधायक इसमें भेज देते हैं, संसद में भेज देते हैं या विधानसभा में भेज देते हैं, लेकिन वो जनता के लिए ही काम करता है। सरकार जो भी निर्णय लेती है, कानून बनाती है, उस पर जनता को सवाल उठाने का भी हक होता है। अगर किसी जनता को यह महसूस हुआ है कि सरकार उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो अगले चुनाव में उसे मत ना देकर सरकार को हटाया जा सकता है, जो कई बार हो चुका है, ठीक है। आगे इसलिए कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, जनता के प्रति काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी है और एक वैध शासन, यानी कि मतलब कि सरकार को लगता है कि हम जनता के लिए ही बने हुए हैं। आगे देखिए, आगे इकोनॉमिक्स से सवाल है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक क्या काम करता है। यानी कि जिसको क्या है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले, कहने का मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो बैंक में जाकर जमा करेगा और ज़रूरतमंद जो होगा उसको ऋण मिलेगा, ठीक है। तो इसके बीच में बैंक क्या मीडिएटर का काम करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना बहुत ही टफ है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो आराम से इसको कर पाएंगे। तो देखिए क्या है कि साधारणतया 2 श्रेणी के लोग बैंक में जाते हैं। पहला एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है जो जमा करने जाता है, और दूसरा कि जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। तो बैंक क्या करता है, दोनों के बीच मीडिएटर का काम करता है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा उसका पैसा ले लेगा, ठीक है, यानी जो जमा करेगा उसका पैसा ले लेगा और जो जिसको ज़रूरत है उसको ऋण दे देगा। यानी कि बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों को मध्यस्थता प्रदान करता है। जिनके पास अतिरिक्त धन होता है उस जमाकर्ता को बैंक सूद दे देता है और जिन्हें धन की जरूरत होती है उनसे बैंक सूद प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार बैंक में जो अतिरिक्त धन बच जाता है उससे बैंक निजी काम चलाता है और बैंक की मध्यस्थता से सभी वर्ग का कल्याण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए क्या है ये, तो इसके उद्देश्य को लिखना है। तो पहले तो आपको बताना होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यह विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, यानी कि यह एक संस्था है जो विभिन्न देश के बीच, यानी कि 2 देशों के बीच व्यापार के नियम को उदार बनाती है। यानी 2 देश आपस में कैसे व्यापार करेंगे इस चीज़ को बढ़िया तरीक़ा से इम्प्लीमेंट किया जाता है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। इसे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य विश्व को बढ़ावा देना है। और किस रूप में बढ़ावा देना है, तो व्यापार के रूप में बढ़ावा देना। इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को किया गया और 1947 से लेकर यानी आज़ादी से लेकर 94 तक GATT व्यापार समझौते करने की एक जनसभा थी। 1995 के बाद GATT ही विश्व व्यापार संगठन बनाया। अब अगला देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक प्रकार संचालित करना जिसमें समानता हो, खुलापन हो और बिना किसी भेदभाव के व्यापार हो, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को भी निपटा देता है।
यानी कि जब दो देश आपस में व्यापार के लिए लड़ाई कर रहा होगा तो विश्व व्यापार संगठन इसको आराम से सुलझा सकता है। फिर है विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अविकसित देशों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और यह कुछ नियम व शर्त बनाता है जिन्हें सभी सदस्य को मानना बहुत ही अनिवार्य है। अब आगे दीर्घ उत्तरीय सवाल देखेंगे जो आपके 5 मार्क्स के सवाल हैं। तो पहला सवाल है G77 से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। तो देखिए G77, जी का मतलब क्या हुआ, ग्रुप, तो ग्रुप 77 यानी कि G77 विकासशील देश उसको कहते हैं जो अभी भी विकसित अवस्था में यानी कि विकास करने वाली अवस्था में है। भारत भी अभी एक विकासशील देश है। तो G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स समझौते सम्मेलन में होने वाले नियम से कोई लाभ नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए ब्रेटन वुड्स समझौते में लाभ उसको हुआ था जो एक विकसित देश था। तो बच गया आपका विकासशील देश कहाँ जाएगा, तो उसको तो एक ग्रुप बनाना ही पड़ेगा ना। तो 77 नाम का ग्रुप बना दिया और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे लोग। और इसमें क्या देखिए क्या बोला, G77 के ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकास कैसे हुआ। तो ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या मनी फंड और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतान कहते हैं। ब्रेटन वुड्स का जब सम्मेलन हुआ तो 2 चीज़ बना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो इसको ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संतान बोला गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देश का ही दबाव था। देखिए क्या बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल शक्तिशाली देश का दबाव था, इसलिए उनसे विकासशील देश को कोई विशेष लाभ हुआ ही नहीं। इसलिए इन ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देश ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली और उनसे अपने आर्थिक उद्देश्य पूरा हो सके। देखिए असल में हुआ क्या, जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना और विश्व बैंक बना, लेकिन उस पर दबदबा किसका था, तो जो विकसित देश थे जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इस सब का दबदबा था। ठीक है, तो विकासशील देश का फिर क्या होगा, तो इसलिए ग्रुप 77 को बनाया गया। और उन लोगों का क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधन पर सही अर्थ में नियंत्रण मिलेगा, उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सकेगा, क्योंकि गरीब देश को तो कोई नहीं चाह रहा था। तो इसलिए वो लोग ग्रुप बनाया कि आपस में मिलकर समझौता करेंगे और जिसका भी जो प्रॉब्लम होगा हम लोग सॉल्व करेंगे। उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सकेंगे और उन्हें तैयार मालों के लिए विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुँच मिलेगा। असल में देखिए तैयार माल जो था वो आपका विकसित देश को ही बेचता था और जो विकासशील देश था वहाँ का तैयार माल कहीं जा ही नहीं सक रहा था। इसलिए क्या हुआ कि इन लोगों को ग्रुप बनाना पड़ा। आगे सवाल है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की क्या चुनौती है, डिटेल में इसको बताना है। तो देखिए क्या चुनौती है, सबसे पहला देखेंगे कि अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांत का सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाई के लिए संघ के सिद्धांतों के व्यवहारिक स्तर पर लागू कराना, महिला और अल्पसंख्यक समूह को उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि की चुनौतियां हैं। ठीक है, इसका यह भी मतलब हुआ कि कम ही चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रखनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है। देखिए सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है, अमेरिका है। भारत लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला ये है लोकतंत्र है, लेकिन भारत के पास भी और अमेरिका के पास भी चुनौती है कि एक लोकतंत्र को सही तरीक़ा से कैसे यूज किया जाए और महिलाओं को क्या हक मिले, गरीबों को क्या हक मिले और चुनाव व्यवस्था को कैसे निष्पक्ष बनाया जाए। तो कुल मिलाकर विस्तार की लोकतंत्र में बहुत बड़ा चुनौती है दोस्तों। अब अगला सवाल है एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। देखिए अभी सिंपल सा पूछा था मुद्रा क्या, तो विनिमय का एक साधन था, यानी वस्तुओं का लेन देन का एक साधन होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि क्या भूमिका है। तो देखिए एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। देखिए कोई भी काम होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा आएगा। आप किसी भी काम पर लगाइए, लेबर हो या कोई भी काम कर रहा होगा तो सबसे पहले बोलेगा पैसा दो, यानी कि मुद्रा सबको चाहिए। ठीक है, मुद्रा के बिना कुछ भी हो ही नहीं सकता है। आगे मार्शल ने कहा था पहले के ज़माने में मुद्रा नहीं होता था, वस्तु विनिमय सिर्फ हो जाता था, यानी वस्तु के बदले। लेकिन अभी का दुनिया तो मुद्रा पे ही चलता है। मार्शल ने भी मुद्रा के महत्व के बारे में कहा कि आधुनिक युग को प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। वस्तुतः अर्थशास्त्र एवं मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन में मुद्रा सबसे उपयोगी आविष्कार है। मुद्रा के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मुख्य लाभ निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो उपभोक्ता को इससे लाभ हुआ है। जैसे
उपभोक्ता अपनी इच्छा व सुविधा अनुसार खर्च कर सकता है। उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो सामान को लेने वाला होता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, यानी कंज्यूमर। कोई भी वस्तु इच्छा व आवश्यकता के अनुसार खरीद सकता है। मुद्रा आपका जितना रहेगा उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सामान नहीं खरीदेंगे। अगला उपभोक्ता को लाभ, उत्पादों को लाभ। तो मुद्रा के प्रयोग से उत्पादन बड़े पैमाने पर होना संभव हुआ। कच्चा माल खरीदना, श्रमिक को पारिश्रमिक देना यानी श्रमिक को पैसा देना, पूंजी उधार लेना आदि कार्य मुद्रा उत्पादक के द्वारा ही लाभ पहुंचाया है। आगे है विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा के लाभ को बाजार तक का विस्तार हुआ है। आप कोई भी सामान खरीदने जाइए तो मुद्रा आप दीजिए, आपको सामान मिल जाएगा, यानी कि विनिमय का एक माध्यम है। फिर वितरण के क्षेत्र में भी लाभ हुआ है। तो विभिन्न साधनों की सीमांत उत्पादकता को मापने का कार्य मुद्रा के द्वारा हुआ। और राजस्व के क्षेत्र में लाभ, यानी सरकार करों के रूप में जनता से क्या प्राप्त करती है? तो आय प्राप्त करती है, और वो भी एक मुद्रा के रूप में ही मिलता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मुद्रा के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। अगला सवाल देखेंगे, भूगोल से लिया गया है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है। तो पहले तो आप बता दीजिए हमको भारत किस कटिबंध में। तो भारत एक उष्ण कटिबंध देश में है, ठीक है, क्योंकि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है इसको बीचों बीच भाग में बांटती है। तो आपका उत्तर में शीतोष्ण हो गया और बीच में आपका उष्ण कटिबंध हुआ। तो कर्क से मकर का जितना भी रेखा होता है सबको क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। और उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत चमकती है। तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा दोहन की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से सूर्य का रोशनी मिलेगा उस हिसाब से सोलर प्लेट का उपयोग किया जाएगा और उसका प्रयोग सीधे हम लोग विद्युत ऊर्जा बनाने में करेंगे। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे। सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम बहुत सी विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, जो तेल गैस के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देनी पड़ सकती है। और आगे है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्रोत का एक ही बार में क्या कर सकते हैं? प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बार में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग बारंबार किया जा सकता है, क्योंकि यह एक नवीकरणीय संसाधन है। सबसे इंपॉर्टेंट है नवीकरण संसाधन है, प्लस ये प्रदूषण मुक्त होता है। फिर है सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने में, पंप द्वारा जल निकालने में, पानी गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी आदि करने में कर सकते हैं। और इसमें सोलर प्लेट लगा होता है, ठीक है। अब देखिए अंतिम सवाल इस वीडियो का होगा। इसमें एक मैप के माध्यम से आपको सवाल पूछेगा, कुछ सवाल दे देगा और उसमें बताना होगा कि चावल उत्पादक क्षेत्र है या तो फिर आपका गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, इस प्रकार से आपको दे देगा। तो देखिए मानचित्र के आधार पर हमको क्या करना है? चावल मुख्य और गौण उत्पादक क्षेत्र को आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए चावल मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है प्रमुख चावल उत्पादक देश क्षेत्र कौन कौन सा दिया? पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये एरिया आ गया पश्चिम बंगाल। फिर आपका बिहार, थोड़ा सा उत्तर में बिहार। फिर आपका हो गया आंध्र प्रदेश, तो थोड़ा आप इधर आ जाइए आंध्र प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश, यूपी। उसके बाद है छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी और तमिलनाडु सबसे नीचे दोस्तों, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु आपका हो गया ये एरिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हुआ आपका चावल मुख्य और गौण उत्पादक। तो गौण उत्पादक कौन हुआ? मुख्य तो आपका जो डार्क किया गया ये मुख्य उत्पादक है। बाकी आपका इधर जहाँ वाइट है ये आपका है गौण उत्पादक। गौण उत्पादक वो उसको कहते हैं जहाँ पर कम उत्पादन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग टोटल 19 या 20 सवाल पूरा सब्जेक्टिव का किए हैं, और इससे पूरा उम्मीद है कि सवाल दोस्तों 2025 में भी और प्री बोर्ड में भी आपका बनेगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और आगे और वीडियो इसका अपलोड करें सब्जेक्टिव का कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव सवाल इसी तरह से डिटेल में आपको समझा कर प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।